प्यारे बच्चों, आप सभी ने बचपन में ये सॉन्ग तो अवश्य सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपके शरारती दिमाग में ये विचार आया कि ये जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है, यानी ये तारों की जो बारात है आकाश में, ब्रह्मांड में, इनका निर्माण, इनकी उत्पत्ति और इस पृथ्वी पर, सिर्फ इसी पृथ्वी पर, अन्य ग्रह पर क्यों नहीं जीवन की उत्पत्ति हुई। अगर ये विचार बचपन में आपके मन में कौंधा और इनके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले, तो आज इस क्लास को सुनने के बाद में आपके दिमाग में चल रहे सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो चलिए, आज की कक्षा में हम लोग 11वीं कक्षा के भूगोल विषय के अंतर्गत हम लोग अध्याय 2 के तहत पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के अंतर्गत ये सीखेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तारों की उत्पत्ति कैसे हुई, ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारी इस आकाशगंगा का निर्माण कैसे हुआ, हमारा सौर परिवार यानी सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ, और इस पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी पर स्थल मंडल कैसे बना, वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ, जल मंडल का निर्माण कैसे हुआ, और अंत में ये सीखेंगे कि इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये सब कुछ सीखने से पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं राजेंद्र कुमार प्रजापति, भूगोल प्रवक्ता, डॉक्टर कर्ण सिंह इंटर कॉलेज रहलई, जनपद आगरा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांतों को देखेंगे। वैसे तो ब्रह्मांड और ग्रहों, नक्षत्रों की उत्पत्ति से संबंधित प्राचीन समय में एक धार्मिक संकल्पना प्रचलित थी। धार्मिक संकल्पना के तहत विभिन्न धर्मों ने अलग अलग तरीके से अपने जो है व्याख्यान दिए। क्रिश्चियन धर्म ने अपने अलग व्याख्यान दिए, हिंदू धर्म ने अपने अलग व्याख्यान दिए। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार लगभग वैज्ञानिक जो विचारधारा है उससे कुछ साम्यता मिलती है, ठीक है। तो लेकिन धार्मिक मान्यता को आज बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं मिली है, उसको नकार दिया गया है। वैज्ञानिक विचारधाराओं पर ही हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। वैज्ञानिक विचारधारा के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि 2 प्रकार की संकल्पनाएं या हाइपोथेसिस। संकल्पना, देखिए, संकल्पना यानी कंसेप्ट और हाइपोथेसिस, इसमें थोड़ा सा बेसिक अंतर होता है। हाइपोथेसिस जो होता है वो कोर कल्पनाओं पर, विचारों पर आधारित होता है, लेकिन संकल्पनाएं जो होती हैं वो कहीं ना कहीं साइंटिफिकली प्रूफ होती हैं। तो हम यहाँ पर हाइपोथेसिस की अगर बात करें तो 2 प्रकार की हाइपोथेसिस प्रचलित है हमारे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ग्रहों की उत्पत्ति, तारों की उत्पत्ति से संबंधित। पहली है अद्वैतवादी या फिर मोनिस्टिक हाइपोथेसिस, मोनिस्टिक विचारधारा, और दूसरी है द्वैतवादी, जिसमें अद्वैतवादी की अगर बात करें तो इसमें सिंगल तारे या सिंगल पदार्थ से ब्रह्मांड की उत्पत्ति बताई गई है। इसके अंतर्गत इमैनुअल कांट और लैपलैस के विचार काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने सबसे पहले इमैनुअल कांट की बात करें, जर्मन विद्वान इमैनुअल कांट की अगर बात करें तो सर्वप्रथम कांट महोदय ने ही जो है लोगों के दिमाग में यह बीजारोपण किया था कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई है। तो ये एक्चुअली एक जो है निहारिका की कल्पना इन्होंने की थी कि सर्वप्रथम जो है एक निहारिका थी जो बिल्कुल गॉड क्रिएटेड थी। गॉड क्रिएटेड निहारिका की इन्होंने बात की है, और वो कहाँ से आई इसके बारे में इन्होंने कोई प्रकाश नहीं डाला है। इसीलिए बाद में चल करके इनकी संकल्पना जो है आलोचना हो जाती है इनकी संकल्पना की। तो उन्होंने बताया कि जो आद्य निर्मित पदार्थ थी
वो ठंडी और जो है अपने अक्ष पर घूमने लगी थी, और घूमते घूमते फिर जो है उसमें सिकुड़न उत्पन्न हुआ, और जिससे वो कई छलने उससे निकले, और इस तरीके से हमारे कुछ सौर परिवार का जो है इसकी उत्पत्ति हुई। तो ये इन्होंने निहारिका यानी नेबुलस हाइपोथेसिस की बात की, और यही निहारिका संकल्पना आगे चलकर बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से जो है कहीं ना कहीं इसको इस हाइपोथेसिस को प्रूफ भी किया जाएगा। और दूसरी जो विचारधारा द्वैतवादी विचारधारा थी, द्वैतवादी में जो है एक ऑब्जेक्ट एक पदार्थ की बात नहीं की। यहाँ पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति और तारों नक्षत्रों की उत्पत्ति, ग्रहों की उत्पत्ति में दो या दो से अधिक जो है पदार्थों की बात की गई। तो इसके अंतर्गत चैम्बरलिन थे, मोल्टेन महोदय थे, जेफरी थे और जेम्स जीन्स महोदय। तो इन लोगों ने ये बताई कि एक जो है तारा था जिसको हम सूर्य मान सकते हैं, सन मान सकते हैं, वो जो है घूर्णन कर रहा था अपने अक्ष पर, और कुछ समय बाद उसके पास से जो है एक विशालकाय तारा गुजरता है, और उस विशालकाय तारा के गुजरने से, क्योंकि देखिए इस पृथ्वी पर हर ऑब्जेक्ट का अपना गुरुत्वाकर्षण होता है, और जब वो विशालकाय तारा वहाँ से गुजरा, उस सूर्य के समीप से होकर जब गुजरा, तो उसने जो है एक फोर्स उत्पन्न उस सूर्य की तरफ एक फोर्स डाला, प्रभाव डाला, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव डाला। तो उस गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर के जो सूर्य का पदार्थ था उसमें बल्ज हो गया, उसमें उभार उत्पन्न हो गया, और उभार उत्पन्न होकर के वो सिगार की भांति जो है दिखाई देने लगा। जैसे आपने देखा होगा फिल्मों में सिगार पीते हैं, तो इस तरीके से सिगार की आकार में वो निकल करके बाहर आ गया। लेकिन समय के अंतराल में वो तारा जो है विशालकाय तारा वो चला गया, अपने पथ पर आगे बढ़ गया। लेकिन यहाँ पर जो सूर्य से निकला हुआ जो सिगार था, अब चूंकि वो अक्ष पर अपने घूम रहा है सिगार, और घूमते घूमते वो सिगार उस छल्ले से उस सूर्य से अलग हो गया वो सिगार, और अलग होकर के वही जो है 8 ग्रहों के रूप में, वैसे प्लूटो भी एक ग्रह था पहले, लेकिन अब इसको बौना ग्रह कहा जाता है। तो नहीं तो 9 ग्रह थे, अब आज के समय में 8 ही ग्रह हैं। तो वो 8 ग्रह उन छल्लों से उस सूर्य से अलग हुआ, वही जो सिगार के रूप में उभरा हुआ भाग था। अगर हम उसको आज सत्यापित करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीच में जो बृहस्पति वाला ग्रह है वो उस सिगार में फिट बैठ जाता है, और उसके दाएं बाएं साइड में छोटे छोटे ग्रह आकर के और जो है स्थान को घेरते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये संकल्पना भी जो है हमको वैज्ञानिकों को थॉट पार जो है फुट देती है, आगे के विचार के लिए जो है खाद्यान्न प्रदान करती है, विचार करने के लिए कहीं ना कहीं सोच देती है। तो लेकिन ये तो रही बात जो है पहले की। पहले का मतलब जो है जब इतना ज़्यादा वैज्ञानिक उपकरण, वैज्ञानिक खोजें नहीं थी। लेकिन बाद में जो है एक 1920 में हब्बल नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में लगातार विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड में आज भी लगातार विस्तार जारी है। तो इसको एक हम जो है गुब्बारे के माध्यम से प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। एक गुब्बारा आप लीजिए और उस गुब्बारे पे कुछ डॉट बना दीजिए, और डॉट बनाने के बाद में फिर उसमें हवा भरिए गुब्बारे को, यानी कि फुलाइए। और जब गुब्बारे को आप फुलाएंगे तो गुब्बारा फूलने के बाद आप देखेंगे कि जो डॉट आपने उसमें जो बिंदु निर्धारित किए थे कई, उन बिंदुओं में दूरी बढ़ने लगेगी। तो इसी तरीके से कुछ जो है हमारे ब्रह्मांड का भी एक्सपेंशन हो रहा है, विस्तार हो रहा है, ठीक है। और इस संकल्पना, बिग बैंग संकल्पना का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटियर महोदय ने किया। एक वैज्ञानिक थे जॉर्ज लेमेंटियर। तो बिग बैंग संकल्पना आज बिल्कुल फुल प्रूफ है, और इस संकल्पना को पूरी तरीके से विश्व समुदाय और जो है सभी वैज्ञानिक इसको आज मानते हैं, और इसी के आधार पर सारे प्रेक्षण प्रक्षेपण जो हो रहे हैं वो होते हैं।
तो हम इस संकल्पना की अगर बात करें बिग बैंग थ्योरी एक्चुअली क्या है, ये आज से करीब 14 अरब वर्ष पहले इस ब्रह्मांड में जो है एक शून्य था, बहुत ही छोटी बिंदु थी, और उस छोटी बिंदु में जो है एक्सपेंशन शुरू हुआ, विस्तार शुरू हुआ, और एक महाविस्फोट हुआ उस बिंदु में। महाविस्फोट हो करके और गैस के जो है आवरण छा गए चारों तरफ, गैस के आवरण छा गए चारों तरफ। तो इस तरीके से महाविस्फोट से जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहा गया। ठीक है, और उस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद जो है असंख्य तारे बने, असंख्य पदार्थ जो है उसमें से टूटे। ठीक है, कुछ ठोस पदार्थ थे, कुछ जो है गैसीय अवस्था में थे। फिर क्या हुआ कि इनमें जो है क्योंकि सब सारे पदार्थ के अपने अपने जो है गुरुत्वाकर्षण होते हैं, और गुरुत्वाकर्षण के कारण इन पदार्थों में जो है एकत्रीकरण शुरू हुआ। एकत्रीकरण, जो गैसीय बादल था, जो नेबुला था, वो नेबुला मतलब कई नेबुला बने उसमें, उस ब्रह्मांड में। नेबुला क्या है एक्चुअली, ये गैसों का एक समूह है, एक पुंज है, जिसको नेबुला कहा गया है। ठीक है, तो इस नेबुला में जो है बहुत सारे असंख्य जो है पदार्थ तैर रहे थे, और गुरुत्वाकर्षण के कारण ये पदार्थ जो है एग्रीगेट हो रहे थे, एकत्रित हो रहे थे, और एकत्रित हो करके चूँकि गतिशील थे तो ये आपस में चिपक करके जो है असंख्य पिंड बन गए। ठीक है, और यही पिंड कालांतर में नक्षत्र तारे बन गए। और तारों में जब विस्फोट हुआ तो फिर ग्रहों की उत्पत्ति हो गई, और ग्रहों पे विस्फोट हुआ या फिर बाहरी कोई पदार्थ ग्रहों से टकराया। जैसे पृथ्वी में अगर चंद्रमा की बात करें उपग्रह के रूप में, तो एक ऐसा माना जाता है, जो चंद्रमा से लाए गए चट्टान हैं उनका परीक्षण किया गया, तो ऐसा पाया गया कि उसमें पृथ्वी की धातुएं पाई जाती, पृथ्वी के चट्टान पाए जाते हैं, तो उसका अस्तित्व भी पृथ्वी से ही है। तो सभी के ग्रह हैं, जो सभी ग्रह हैं उनमें से जो है केवल 2 ग्रह ऐसे हैं, बुध और शुक्र, जिनके उपग्रह नहीं हैं, बाकी सभी ग्रहों के उपग्रह हैं। तो इन उपग्रहों की उत्पत्ति उन ग्रहों से हुई है, या तो टक्कर के रूप में हुई, या फिर जो है किसी न किसी तरीके से जो है वो विस्फोट से उनसे अलग हुए। तारों के निर्माण की अगर हम बात करें, तो जो निहारिका थी, जो नेबुला था, महाविस्फोट के बाद बिग बैंग में जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, महाविस्फोट के बाद जो नेबुला बने, वो नेबुला क्या थे एक्चुअली, मैंने बताया पहले कि वो गैसीय आकाश के जो है पुंज थे, और वो गैसीय आकाश के पुंज, चूँकि नेबुला में जो है बहुत सारे पदार्थ और ऊर्जा का संचयन हुआ, और पदार्थ और ऊर्जा और पदार्थों की जो है उसके भार में भिन्नता थी। अधिक भार वाले पदार्थ थे, हल्के पदार्थ थे, गैसीयस रूप में कुछ पदार्थ थे। तो इस भिन्नता के कारण उन पदार्थों में जो है गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न हुआ, और उस गुरुत्वाकर्षण के कारण पदार्थ एक दूसरे की तरफ खींचने लगे, और खींच करके जो है आकाश गंगा का निर्माण हुआ। आकाश गंगा, जिसको जो गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी आकाश गंगा है, इसका निर्माण हुआ। ऐसे असंख्य आकाश गंगाएं हैं, असंख्य गैलेक्सी, जिस ब्रह्मांड में ऐसे असंख्य आकाश गंगाएं हैं, गैलेक्सीज हैं। और ये आकाश गंगाएं, जिसमें से हमारी एक आकाश गंगा जिसको मिल्की वे कहते हैं, ये भी असंख्य तारों का एक समूह है, झुंड है। हम रात में जब आकाश साफ हो और सर उठाकर ऊपर देखें, तो एक सफ़ेद दूधिया सी पट्टी दिखाई देती है, काफ़ी चौड़ी होती है और काफ़ी विस्तृत दिखाई देती है। और जो पट्टी दिखाई देती है, वही पट्टी एक्चुअली क्या है, हमारी आकाश गंगा है, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे है। उसमें असंख्य सौर परिवार हैं, जिसमें हमारा एक सोलर सिस्टम है, सौर परिवार है, जो 8 ग्रहों का एक समूह है सूर्य के साथ में। तो इस
तारों का इस तरीके से निर्माण हुआ और ये तारों का समूह ही क्या कहलाता है, आकाशगंगा कहलाता है। और तारों की अगर विशेषताओं की बात करें तो तारों के पास स्वयं का उनका प्रकाश होता है, क्योंकि उनमें भारी मात्रा में जो है आद्य गैसें पाई जाती हैं। प्राथमिक गैसें, आद्य गैसें, हाइड्रोजन और हीलियम, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ ही इन गैसों की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इनको आद्य गैसें कहते हैं। ठीक है, प्रश्न भी आएंगे इसमें कि प्रारंभिक गैसें कौन सी थी, तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसें थी प्रारंभिक गैसें। इन गैसों के जो है फ्यूज़न के कारण, संलयन के कारण जो है इन तारों में, सूर्य भी हमारा एक तारा है, प्रकाश की उत्पत्ति होती है। तो ये स्वयं में टिमटिमाते, इसीलिए आकाश में देखा होगा तारों को टिमटिमाते हुए, क्योंकि वो जल रहे हैं, प्रकाश है उनमें। और अगर हम ग्रहों की बात करें तो ग्रहों की उत्पत्ति जो है, जो अवशेष बचे हुए आकाशगंगा में, जो नेबुला था, निहारिका थी, निहारिका जो गैसियस और पदार्थ और ऊर्जा का एक समूह था, उनके एग्रीगेशन के कारण जो है ग्रहों की उत्पत्ति हुई। उसी में हमारी एक ग्रह पृथ्वी थी। ठीक है, पृथ्वी और उसके अन्य सभी ग्रह जो सौर सिस्टम है, सोलर परिवार है, इसका निर्माण जो है, जो आकाशगंगा में सूर्य है, उस सूर्य के आसपास जो निहारिका से बचे हुए अवशेष थे, उन अवशेषों के एग्रीगेशन से, उनके संलयन से, उनके संश्लेषण से जो है उनका निर्माण हुआ। तो इस तरीके से ग्रहों की उत्पत्ति हुई। अब हम बात करेंगे हमारे सौरमंडल की, सोलर सिस्टम की। तो सोलर सिस्टम के अंतर्गत जो इसकी संरचना है, इसके अंतर्गत सबसे पहले तो सूर्य आता है। सूर्य के बाद में इसके अंतर्गत 8 ग्रह आते हैं, फिर उपग्रह आते हैं, फिर क्षुद्र ग्रह आते हैं जिसको एस्टेरॉइड्स कहते हैं, फिर कॉमेट्स आते हैं, धूमकेतु आते हैं। आपने रात में कभी आकाश में जो है कुछ चमकते हुए, गिरते हुए पदार्थ को देखा होगा, ऑब्जेक्ट्स को देखा होगा, तो वो क्या है, कॉमेट्स हैं। पुच्छल तारे भी उसको कहलाते हैं, जो कि कॉमेट्स हैं या फिर धूमकेतु हैं। ठीक, तो ये सभी समूह मिल करके हमारे सौरमंडल का निर्माण करते हैं। हमने बताया जैसा कि निहारिका जो कि नेबुला है, उस नेबुला से ही सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है। अब अगर हम इस सोलर सिस्टम, जब महाविस्फोट हुआ तो उसमें जब हमारे सौर परिवार का निर्माण हुआ, तो उसमें जो अरेंजमेंट था, ग्रहों का अरेंजमेंट था, वो कुछ इस तरीके से था। सूर्य, फिर सूर्य से आगे बढ़ते क्रम में सूर्य से बुध, फिर इसके बाद में शुक्र, फिर शुक्र के बाद पृथ्वी, फिर मंगल, और फिर एस्टेरॉइड्स का एक बेल्ट आता है, क्षुद्र ग्रहों का एक बेल्ट आता है। तो इस तरीके से हमने देखा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह जो कि सूर्य से लेकर के और एस्टेरॉइड यानी क्षुद्र ग्रह के बीच स्थित हैं। तो इसीलिए इनको आंतरिक ग्रह कहा गया, इनर प्लैनेट्स इन्हें कहा गया, क्योंकि इनकी उत्पत्ति में ठोस पदार्थों की, धातुओं की अधिकता है, जैसा कि पृथ्वी पर देखने को मिलता है। तो इसीलिए चूँकि पृथ्वी वाले पदार्थ इन ग्रहों पर अधिक पाए जाते हैं, जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले पदार्थ हैं, ठोस तत्व की अधिकता के कारण, इसलिए इन ग्रहों को पार्थिव या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है। ठीक, और ये अपेक्षाकृत जो है छोटे ग्रह हैं। और क्षुद्र ग्रह के बाद जो है क्रम है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बाद के 4 ग्रह जो है ये आकार में आंतरिक ग्रह से बड़े हैं, और चूंकि क्षुद्र ग्रह से ये बाहर हैं, इसीलिए इनको बाह्य ग्रह या आउटर प्लैनेट भी कहा जाता है। और चूंकि ये आकार में बड़े हैं, और चूंकि बृहस्पति एक बड़ा आकार का ग्रह है, ठीक है, जिसको जुपिटर कहते हैं, इसीलिए इन ग्रहों को जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, 2006 से पहले अंतर्राष्ट्रीय जो
खगोलिकी संस्थान है उसने 2006 में ये निर्धारित किया, निश्चित किया कि जो प्लूटो ग्रह है, इसके पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो प्लूटो को ग्रह के रूप में पढ़ा जाता था। तब ये कहा जाता था कि हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोल की संस्थान के जो है इस प्लूटो ग्रह को 52वें ग्रह के रूप में वर्गीकृत कर दिए जाने के बाद में अब ग्रहों की संख्या सिर्फ 8 ही रह गई। ग्रहों की अगर उम्र की बात करें तो लगभग सभी ग्रह 4.6 अरब वर्ष पहले इनका निर्माण हुआ, इनकी उत्पत्ति हुई, यानी कि 4600 करोड़ वर्ष पुराने हैं हमारे सभी ग्रह, जिसमें पृथ्वी भी एक प्रमुख ग्रह है। अगर उपग्रहों की बात करें, चंद्रमा की अगर हम बात करते हैं तो चंद्रमा हमारी पृथ्वी का उपग्रह है और ये हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। सभी ग्रह हमने देखा कि सूर्य का चक्कर लगाती हैं और उपग्रह सभी जो है वो अपने अपने ग्रहों का चक्कर लगाती हैं। तो इसी में जो है हमारा मून है, जो चंद्रमा है, वो हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाती है। अब इसकी उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो चंद्रमा की उत्पत्ति, इस ग्रह की उत्पत्ति के कुछ ही समय बाद लगभग 4.4 अरब वर्ष पूर्व, यानी 4.6 अरब वर्ष पहले ग्रह की उत्पत्ति हुई और 4.45 अरब वर्ष पूर्व जो है एक भारी भरकम जो मंगल ग्रह से लगभग 1 से 3 गुना बड़ा जो है पिंड आकर के हमारी पृथ्वी से टकराता है और हमारी पृथ्वी के कुछ हिस्से टूट करके ब्रह्मांड में बिखर जाते हैं और वही बिखरे हुए हिस्से हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाने लगते हैं और चक्कर लगाते लगाते वो बिखरे हुए पिंड जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं, समूहन हो जाता है उनका और उससे चंद्रमा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये रही हमारी चंद्रमा की उत्पत्ति की बात। अब हम बात करते हैं स्थलमंडल की कैसे उत्पत्ति हुई, वायुमंडल की कैसे उत्पत्ति हुई, जलमंडल की कैसे उत्पत्ति हुई, फिर जीवन की कैसे उत्पत्ति हुई इस पृथ्वी पर। तो हम स्थलमंडल की बात करें तो स्थलमंडल, हालांकि बाद के अगले चैप्टर में हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे, लेकिन यहाँ हम संक्षेप में इसका अध्ययन हम कर लेते हैं। स्थलमंडल की उत्पत्ति जब हमारी पृथ्वी बन गई तो पृथ्वी में ऊर्जा का भी संग्रहण था और हल्के और भारी पदार्थों का संग्रहण था पृथ्वी पर। तो हल्के और भारी पदार्थों में जो है खिंचाव उत्पन्न हुआ और उस खिंचाव के कारण जो है गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न हुआ। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो भारी तत्व थे वो पृथ्वी के केंद्र की तरफ खींचते हुए चले गए और हल्के पदार्थ वो पृथ्वी से बाहर की तरफ खींचे। तो इस तरीके से जो है ये प्रक्रिया विभेदन की प्रक्रिया कहलाई, डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया कहलाई। यानी विभेदन की प्रक्रिया लिखने के लिए अगर आता है प्रश्न तो क्या है, तो पृथ्वी पर हल्के और भारी पदार्थों का मिश्रण जो है जिसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण खिंचाव उत्पन्न हुआ, तो भारी पदार्थ जो थे वो पृथ्वी के केंद्र की तरफ यानी कोण की तरफ खिसक गए, जिसमें लोहा है, निकल है, और हल्के पदार्थ जो थे, ठीक है, जिसमें सियाल है, मैग्नीशियम है, ठीक है, तो ये पृथ्वी से बाहर की तरफ खिसक गए। तो यही विभेदन की प्रक्रिया थी और इसके कारण जो है हमारे स्थलमंडल की उत्पत्ति हुई। तो जब ये विभेदन की प्रक्रिया के दूसरे चरण में जो है, जब दूसरा चरण आया तो उस दूसरे चरण में जो पृथ्वी के अंदर की तरफ ठोस पदार्थ था उसमें फिर से एक लेयर बनी। तो इस तरीके से कोण की उत्पत्ति हुई। कोण में 2 कोण बने, आंतरिक कोण और बाह्य कोण। फिर इसके बाद मेंटल बना, प्रावार बना, ठीक है, और फिर भूपर्पटी का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से हमारी पृथ्वी, अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, इसको गहराई से हम पढ़ेंगे। और अगर वायुमंडल की उत्पत्ति की बात करें तो वायुमंडल की उत्पत्ति में भी इसको हम 3 स्टेजेज में, 3 अवस्थाओं में इसका अध्ययन कर सकते हैं। पहली अवस्था में जो प्राथमिक गैसें थीं, ब्रह्मांड के महाविस्फोट के साथ जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो उसमें जो है हमने बताया कि प्राथमिक गैसें उत्पन्न हुई। प्राथमिक गैसों में हाइड्रोजन और हीलियम गैसें थी, लेकिन चूँकि सौर ज्वालाएँ भी चल रही थी, सूर्य भी उसमें बहुत ज्वलनशील था, तो उन सौर ज्वालाओं के कारण जो है ये गैसें धीरे धीरे इनका ह्रास होता गया, प्राथमिक गैसों का, ठीक है। नहीं तो फिर हाइड्रोजन और हीलियम गैसें अगर अधिक होती तो जीवन उत्पन्न नहीं हो पाता, जीवन की उत्पत्ति मुश्किल थी इस पृथ्वी पर। लेकिन सौर ज्वालाओं के कारण ये प्राथमिक गैसें पृथ्वी से इनका ह्रास होता गया, ठीक है।
और दूसरा एक कारण ये था कि चूँकि हमारी पृथ्वी अंदर से तमाम गैसें रिलीज हो रही थी, एक समय था क्रिटेशियस युग, उस समय में बहुत भारी मात्रा में ज्वालामुखी की क्रिया हुई इस पृथ्वी पर, और उस ज्वालामुखी क्रिया के साथ बहुत सारे गैसें, जलवाष्प, धूल के कण, राख के कण, बहुत सारे पदार्थ जो है निकले और वायुमंडल में आकाश में आकर छा गए, और जिससे वायुमंडल की उत्पत्ति हुई। और तीसरी प्रक्रिया जो आज भी अनवरत चल रही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के कारण ऑक्सीजन का जो है प्रोडक्शन होता है। यही कारण है कि हमारे जो है जलमंडल में ऑक्सीजन की अधिकता पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर विविधता पाई जाती है, वहाँ पर जैवमंडलीय विविधताएं पाई जाती हैं। इस पृथ्वी पर कहीं जैवमंडलीय विविधता है सबसे अधिक तो समुद्रों में है, महासागरों में है, इसीलिए वहाँ पर ऑक्सीजन की अधिकता पाई जाती है। तो इस तरीके से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से भी हमारे वायुमंडल का निर्माण हो रहा है। अब जब वायुमंडल का निर्माण हो गया, स्थलमंडल बन गया और वायुमंडल बन गया, अब बारी आती है जलमंडल की। जब वायुमंडल बन गया तो उसका संघनन हुआ, गैसों का संघनन हुआ, संघनन होकर बादल का निर्माण हुआ, और बादल के निर्माण के बाद जो है बारिश हुई, और वो वर्षा अनवरत लाखों वर्षों तक होती रही, और उस वर्षा का जल जो है, जो गड्ढे थे, गर्त थे पृथ्वी पर, वो भर गए, और उन गर्तों से सागरों, महासागरों का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से सागर और महासागर बन गए। अब सागर और महासागर बन गए तो उसके बाद जो है जीवन की उत्पत्ति की बात आती है। जीवन की उत्पत्ति जो है एक जटिल प्रक्रिया है। वैज्ञानिक कहते हैं रासायनिक प्रक्रिया से, रासायनिक केमिकल रिएक्शन से जीवन की उत्पत्ति हुई है, ऐसा वैज्ञानिक का मानना है। तो ये एक जटिल प्रक्रिया थी। सागर से ही जीवन की उत्पत्ति हुई। पहले शैवाल की उत्पत्ति हुई, फिर शैवाल से धीरे धीरे जो है एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति हुई सागर में ही। फिर एक कोशिकीय जीव से जो है स्थलमंडल पे रेंगने वाले जीव बने। रेंगने वाले जीव के बाद जो कड़ी आई वो चलने वाले मानव सदृश जो है जीवों की उत्पत्ति हुई। तो इस तरीके से ये पूरी विकास गाथा थी हमारे इस अध्याय में। हमने क्या क्या सीखा इस अध्याय में। हमने सीखा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति में कौन कौन से लोगों ने जो है योगदान किया, ठीक है। इसके बाद में हमने देखा कि जो है तारों की उत्पत्ति कैसे हुई, आकाशगंगा की उत्पत्ति कैसे हुई, ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई, उपग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और यहाँ तक कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सारी चीज़ों का हमने यहाँ पर अध्ययन किया। अब इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद में बच्चों आप लोगों के दिमाग से ये समस्या, जो प्रश्न कौंध रहा था कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका समाधान हो गया होगा निश्चित तौर पर। और इस अध्याय के आखिर में दिए गए प्रश्नों को आप सभी हल कीजिए। जितना कुछ हमने पढ़ाया है वहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न मिलेंगे आपको कि आकाशगंगा का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है। आंतरिक ग्रह क्या हैं, बाह्य ग्रह क्या है, जोवियन ग्रह क्या है, ग्रहों की उत्पत्ति का समय क्या है, जो कि 4600 करोड़ वर्ष पहले या फिर 4.6 अरब वर्ष पहले, ठीक है। और इसी प्रकार से आप देखेंगे जो है प्रश्नों में आप ये देखेंगे कि जो है बिग बैंग थ्योरी क्या है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप हल कीजिए, और अगर समझ में ना आए तो हमसे जो है दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके समाधान ले सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।